हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू हिंदी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम BHTC 132 की इकाई 9 करेंगे, जिसका नाम है रहीम का काव्य। ठीक है, तो बाकी की यूनिट आपको चैनल पर मिल जाएंगी। बाकी यूनिट ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। ठीक है, तो अपने एग्जाम से पहले उन सबको भी देख लेना, और अगर आपका एग्जाम है अभी तो आप ये वीडियो लेक्चर देख सकते हो। बाकी की यूनिट का जो प्लेलिस्ट है चैनल वीडियो का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हो, या तो वीडियो के एंड में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी जो पुराने वीडियोस हैं, इसके वीडियो लेक्चर्स हैं सारे, वो देख सकते हो। तो हम अपना जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें है प्रस्तावना। ठीक है, तो अब्दुल रहीम खान खाना जो है वो मुगल बादशाह अकबर के ना नवरत्नों में से एक प्रमुख रत्न माने जाते थे। ठीक है, वे हिंदी के ऐसे कवि थे जिन्होंने हिंदी को राज दरबार में सम्मान दिलाया था और उसे प्रतिष्ठा भी दी। ठीक है, अब रहीम ना सिर्फ नीति कवि नहीं थे, बल्कि वो भक्ति, श्रृंगार और प्रकृति का सुंदर, सरल और असरदार वर्णन भी करते थे अपनी रचनाओं में। ठीक है, उनकी रचनाएं जो थी वो आम जनता के दल से जुड़ी हुई थी, इसलिए उन्हें जन कवि कहा जाता है। ठीक है, रहीम ना केवल कवि थे बल्कि विद्वान, कलाकार और कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे। ठीक है, और इसी में हम उनके ना इसी वाली यूनिट में हम उनके जीवन, व्यक्तित्व, युग और बहुमुखी काव्य प्रतिभा का भी बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अगला है इसके बाद 9.2 में हम देखेंगे रहीम का जो जीवन वृत्त है, जीवन के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो जो रहीम है उनका जो जन्म था वो 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था, और उनके जो पिता थे वो बैरम खां हुमायूं के खास दोस्त और अकबर के गुरु, ठीक है, अकबर के गुरु थे। तो बैरम खान ना एक महान योद्धा और बुद्धिमान नेता थे। रहीम की माँ जो थी वो सुल्ताना बेगम थी। रहीम का जो पालन पोषण जो था वो बहुत ही प्यार से हुआ था, लेकिन 4 साल की उम्र में ही ना उनके पिता की हत्या हो गई थी, और इसके बाद अकबर ने रहीम को अपने दरबार में स्थान दिया और उन्हें अपने बेटे जैसा प्यार भी दिया था। अब रहीम ने ना अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत और हिंदी भाषाओं का उनको गहरा जो ज्ञान था वो प्राप्त था। ठीक है, उन्हें ना भाषाओं से बहुत अधिक प्रेम था और हिंदी के प्रति विशेष स्नेह भी था। अब जो रहीम थे उनका विवाह ना जो अकबर था उसके सौतेले भाई मिर्ज़ा अजीज़ के कोका की बहन जो महाबानू थी उससे हुआ था। ठीक है, उनके ना 3 पुत्र और 2 पुत्रियां थी, लेकिन अधिकतर बच्चे उनके सामने ही चल बसे थे। ठीक है, रहीम कुशल सेनापति, कूटनीतिज्ञ और दानवीर भी थे। उन्होंने ना कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया और तुज़के बाबरी का अनुवाद भी किया, बल्कि वो भक्ति, श्रृंगार और प्रकृति का सुंदर, सरल और असरदार वर्णन भी करते थे अपनी रचनाओं में। ठीक है, उनकी रचनाएं जो थी वो आम जनता के दल से जुड़ी हुई थी, इसलिए उन्हें जन कवि कहा जाता है। ठीक है, रहीम ना केवल कवि थे बल्कि विद्वान, कलाकार और कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे। ठीक है, और इसी में हम उनके ना इसी वाली यूनिट में हम उनके जीवन, व्यक्तित्व, युग और बहुमुखी काव्य प्रतिभा का भी बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जहांगीर के शासन में कुछ समय में वे संकट में रहे, पर बाद में फिर उन्हें सम्मान मिला। लेकिन जीवन के अंतिम समय में दिल्ली में रहते हुए सन 1627 में जो उनका ना निधन हो गया था। और रहीम अपनी दानशीलता, सहिष्णुता और सरल स्वभाव के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे। ठीक है, अब हम देखेंगे रहीम का रचनाकार व्यक्तित्व। ठीक है, तो रहीम एक ऐसे मुसलमान कवि थे जिन्होंने हिंदू परंपराओं, भारतीय संस्कृति और साहित्य से गहरा लगाव था जिन्हें। ठीक है, उन्होंने अपने आचरण और काव्य के माध्यम से हिंदी समाज को समृद्ध किया। वे ना कला के सच्चे प्रेमी और कवियों के संरक्षक थे। रहीम का व्यक्तित्व ना 2 पहलुओं से चमकता है। एक और तो वे वीर सेनापति और चतुर कूटनीतिज्ञ थे। ठीक है, तो दूसरी ओर कोमल हृदय के कवि और दानी भी थे। वे व्यवहार कुशल, दूरदर्शी और जिम्मेदार व्यक्ति थे। रहीम ने ना जनजीवन के अनुभवों को अपनी कविताओं में खूबसूरती से पिरोया। उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था, जिससे उनका जो काव्य है वो और भी ज़्यादा प्रभावशाली बन जा गया था। ठीक है, उनकी कविता में सूर, तुलसी और रसखान जैसी जो भाव गंभीरता है और गहराई जो है वो भी हमें देखने को मिलती है। रहीम जो थे वो सेनापति, भक्त, कवि, दार्शनिक, भाषाविद और समाज सुधारक सभी रूपों में एक अद्वितीय रचनाकार रहे थे। ठीक है, अब हम देखेंगे रहीम की रचनाएं। रहीम के जो रचनाएं थी उनके बारे में जानेंगे। तो रहीम की ना कुल 6 प्रमुख रचनाएं जो है वो उपलब्ध है। पहले है दोहावली, नगर शोभा, फिर है बरवे नायिका भेद, भक्ति परक बरवे, श्रृंगार, सोटा और मदनाष्टक। ठीक है, इन सभी में ना अलग अलग भाव और शैलियाँ जो है वो हमें दिखाई देती हैं। सबसे जो प्रसिद्ध कृति है वो है दोहावली, जिसमें 299 दोहे हैं, और इसमें ना नीति, व्यवहार और जीवन के गहरे अनुभव जो है वो झलकते हैं। नगर शोभा नाम की जो कृति है उसमें ना नायिकाओं का रूप, रंग और समाज में उनकी स्थिति का जो वर्णन है वो किया गया है। ठीक है, और बरवे नायिका भेद में रहीम ने विभिन्न नायिकाओं के स्वभाव को बरवे छंद में बहुत सुंदरता से प्रस्तुत किया है। भक्ति परक बरवे में वे भगवान राम, कृष्ण, हनुमान आदि की जो स्थिति के साथ ना ऋतु वर्णन, श्रृंगार और वैराग्य भाव भी जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। और श्रृंगार सोठा में अगर हम देखें तो उसमें हमें प्रेम, भावना और सौंदर्य का जो वर्णन है वो केवल 6 छंदों में ही किया गया है। ठीक है, मदनाष्टक नामक जो रचना है वो उर्दू और रेख्ता भाषा में है, जिसमें कृष्ण गोपी प्रेम का सुंदर चित्रण हमें देखने को मिलता है।
रहीम ने ना संस्कृत और फारसी के कुछ श्लोक भी लिखे हैं जिनमें ज्योतिषी और ग्रह नक्षत्रों की जो बातें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। उन्होंने सवैया, कवित, घनाक्षरी जैसे जो छंद हैं उनमें भी रचनाएं की हैं। और जो रहीम की भाषा है, भाषा शैली की अगर हम बात करें तो वो ब्रज, अवधी, फारसी और संस्कृत का जो सुंदर मेल है उनकी भाषा में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और इस तरह जो रहीम है वो एक बहुभाषाविद और जनजीवन से जुड़े हुए सच्चे भारतीय कवि माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे भाव पक्ष की बात करेंगे उनके। तो जब हम किसी घटना, विचार या दृश्य को देखते हैं तो हमारे मन में ना कोई असर या प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, उसे अनुभूति कहते हैं जो हम। ठीक है, और जो ये जो अनुभूति होती है, यही अनुभूति जब गहराई से हमारे मन को छूती है तो उसकी अभिव्यक्ति भी उतनी ही प्रभावशाली होती है। ठीक है, अब रहीम के काव्य में भी ना उनकी भावनाएं और अनुभूतियां जो है बहुत ही गहरी होती हैं। वे जो देखते हैं, महसूस करते हैं और जो अनुभव करते थे वे ना उसे सरल और सटीक शब्दों में ना सुंदर ढंग से व्यक्त कर दिया करते थे। ठीक है, इस भाग का जो उद्देश्य है वो रहीम की इन्हीं गहरी भावनाओं को और अनुभवों को झलकाता है, समझाता है। ठीक है, जिनमें ना उनके काव्य की संवेदनशीलता और सच्चाई जो है वो आ जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे इनके जो भाव पक्ष हैं तो उसमें सबसे पहले आता है कि अनुभूति, प्रक्रिया और लोक जीवन की अभिव्यक्ति उनके काव्य में जो हमें देखने को मिलता है, ये पहला भाव है। ठीक है, तो रहीम ना बहुत भावुक और संवेदनशील स्वभाव के कवि थे। वे दूसरों की तकलीफ देखकर करुणा से भर जाते थे और अच्छाई की सराहना करते थे। उनका जो काव्य है वो युगीन समाज और लोक जीवन से जुड़ा हुआ है। वे बाहरी घटनाओं और आंतरिक भावनाओं को गहराई से समझकर सुंदर भाषा में प्रस्तुत करते थे। ठीक है, रहीम के दोहों में ना समय की चाल, मित्र शत्रु का बदलता स्वरूप और लोक अनुभवों का सजीव चित्रण जो है वो हमें देखने को मिलता है। जैसे कि दीपक वाला जो दोहा बताता है कि समय के साथ मित्र भी शत्रु बन सकते हैं। आंसू वाला दोहा यह दिखाता है कि दर्द छुपाया नहीं जा सकता। अब जो रहीम की कविताएं हैं उसमें समाज और व्यक्ति दोनों को समझने की दृष्टि देती है। ठीक है, और वे कहते हैं कि बुरे लोगों की संगति से अच्छे लोगों की भी छवि जो है वो बिगड़ जाती है। जैसे शराबी के हाथ में दूध भी शराब समझा जाता है। ठीक है, और रहीम की अनुभूति और लोक जीवन की पकड़ बहुत गहरी और जीवन के सच को दर्शाने वाली रही है। अब हम इसकी जो दूसरा भाव पक्ष है वो है नीति, उसको देखेंगे। तो रहीम की नीति कविताएं जीवन को ना सही दिशा देने वाली बातें सिखाती हैं। ठीक है, वे नीति को धर्म की शक्ति मानते हैं और जो इंसान को अच्छा और सफल बनाती हैं। उनके दोहों में जीवन की सच्चाइयाँ, प्रेम, धर्म, संतोष, त्याग, व्यवहार, मर्यादा, राजकाज जैसे जो विषय हैं उन पर गहरी बात कही गई है। ठीक है, रहीम ने ना जीवन की नश्वरता को रेत की गठरी से तुलना करके बताया कि सब कुछ जो है वो एक दिन खत्म हो जाता है, इसलिए अहंकार हमें छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि प्रेम ना एक नाजुक धागा है जो एक बार टूट जाए तो जुड़ तो सकता है लेकिन गांठ रह जाती है। तो संतोष को जीवन की सबसे बड़ी ताकत माना है, जिसे कुछ नहीं चाहिए, वही सच्चे सुख में है। ठीक है, रहीम ने यह भी बताया कि जो सच्चा उपकार करने वाला जो होता है वो खुद भी लाभ पाता है। जैसे मेहंदी लगाने वाले के अपने हाथ पहले रंग जाते हैं। ठीक है, अब जो रहीम का काव्य है वो व्यवहारिक अनुभवों से भरा है और वे कहते हैं कि बुरे समय में चुप रहो, अच्छे दिन आने में सब सुधर जाएगा। अब उन्होंने क्या किया है कि पानी शब्द से 3 बातें समझाई हैं। मोती की चमक, मनुष्य की इज्जत और आटे का स्वाद सब पानी, यानी कि हम कहें कि मर्यादा से ही टिकते हैं। ठीक है, अब रहीम की नीति में ना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और व्यवहार के जो पहलू हैं उन सभी पहलू का जो है हमें एक सुंदर चित्रण, एक वर्णन हमें देखने को मिलता है। उनकी कविताएं जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा सरल, प्रभावशाली होती हैं और वो ना सभी के मन को छू जाने वाली ऐसी कविताएं होती हैं। इसलिए वे हर वर्ग के जो हैं प्रिय कवि बन गए थे। ठीक है, इसके बाद आता है भक्ति। ठीक है, तो रहीम ना अकबर के समय के एक महान कवि थे जो क्या कर रहे थे, सूरदास और तुलसी जैसे जो भक्त कवि थे, ठीक है, उनकी भक्ति की धारा को ना गति दे रहे थे। ठीक है, रहीम भी ना उसी युग में जन्मे और उनका हृदय भी था ना भक्ति भावना से भरा हुआ था। वे दरबार में रहते हुए भी राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, सरस्वती, हनुमान आदि की ना सच्ची श्रद्धा से भक्ति करते थे। ठीक है, उनके काव्य में निर्गुण और सगुण दोनों तरह की भक्ति का सुंदर मेल हमें देखने को मिलता है। वे कीर्तन, स्मरण, वंदन, गुणगान, अर्चन आदि सभी भक्ति पद्धतियों को अपनाते थे। ठीक है, रहीम ना ईश्वर पर पूरा विश्वास रखते थे और मानते थे कि भगवान ही अनाथों का सहारा होता है। और उन्होंने ना अपने दोहों में यह भी बताया कि भगवान तो उन लोगों को भी तार देते हैं जिनमें कई दोष होते हैं। ठीक है, जैसे अहिल्या जो पत्थर की बनी होती है। ठीक है, और जब राम उनसे मिलने जाते हैं तो वो उस पत्थर की मूर्ति को भी वापस से एक जीवित इंसान के रूप में बना देते हैं, जीवित इंसान कर देते हैं। ठीक है, अहिल्या को वानर, ठीक है, और निषाद राज, ये सभी क्या हैं, पौराणिक कथाओं के कई पात्र हैं। ठीक है, जिनका यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। अगर भगवान उन्हें उद्धार कर सकते हैं
तो कवि जैसे सामान्य भक्त को भी ज़रूर अपनाएंगे। ठीक है, वे कहते हैं कि भक्ति का मार्ग ना बहुत ही संकरा है, उसमें अहंकार या द्वैत के लिए कोई स्थान नहीं होता। जब तक व्यक्ति मैं को नहीं मिटाएगा, ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता। मैं का मतलब यहाँ से अहंकार से है। ठीक है, और उनकी यह सोचना बहुत ही गहरी और दार्शनिक है। रहीम का भक्ति का भाव जो है वो मीठा, व्यंग, प्रेम और से पूर्ण समर्पण से भरा हुआ है। ठीक है, वे ना भगवान को चुनौती देते हुए भी कहते हैं कि अगर प्रभु मेरी सहायता नहीं करेंगे तो फिर उन्हें भगवान क्यों कहूँ। इस प्रकार अगर हम देखें तो रहीम का जो भक्ति काव्य है वो काफ़ी सरल, सच्चा, अनुभव से भरा हुआ है और भावनाओं से गहराई तक जुड़ा हुआ काव्य है। ठीक है, वे भक्ति में ना सूर और तुलसी के समक्ष माने जाते हैं। उनकी कविताएं जो है आज भी हमें श्रद्धा, प्रेम और आत्मसमर्पण की प्रेरणा देती है। इसके बाद है श्रृंगार तथा अन्य रस। तो रहीम ना एक संवेदनशील और रसिक कवि थे, इसलिए उनके काव्य में नीति के साथ साथ प्रेम और सौंदर्य का सुंदर और भावपूर्ण चित्रण भी हमें देखने को मिलता है। उन्होंने श्रृंगार रस के दोनों पक्षों जो होता है संयोग और वियोग, दोनों ही पक्षों को बहुत ही मार्मिक और सजीव ढंग से प्रस्तुत किया है। ठीक है, उनके श्रृंगार में कभी उल्लास होता है तो कभी दर्द भी होता है। खास बात यह है उनके काव्य की कि उनके प्रेम चित्रण में वासना नहीं होती बल्कि एक पवित्र भावुकता होती है। ठीक है, श्रृंगार रस में या प्रेम चित्रण में वासना नहीं होती, मतलब जो रीति काल में हमें श्रृंगारिक चित्रण, जो भाव हमें जो काव्य देखने को मिलता है उसमें जो हमें वासना का जो भाव हमें देखने को मिलता है वो भक्ति काल के जो कवि रहे हैं जब उन्होंने श्रृंगारिक वर्णन किया है उनके काव्य में हमें वो वासना का भाव, वो चित्रण देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, रहीम की कविताएं लोक और शास्त्र से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, वे मीठे शब्दों में नायिका की सुंदरता, प्रेम की तीव्रता और विरह की वेदना को ना सहज भाषा में व्यक्त करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक उदाहरण है कि उन्होंने ना प्रेम की अग्नि को ऐसी आग बताया जो बुझ बुझकर और भी जलती है, ऐसी पीड़ा जो दिल को छू जाए। ठीक है, रहीम ने नगर शोभा, नायिका भेद, श्रृंगार, सोठा आदि में ना स्त्रियों के सौंदर्य, रहन सहन और सामाजिक जीवन का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। उनके वियोग रस में प्रेमिका की तड़प, भूख प्यास का खत्म हो जाना और बरसात में प्रेमी का जाना, ये सब भाव जो है गहराई से दर्शाए गए हैं। वियोग की कल्पना को उन्होंने इतना सजीव बनाया है कि पाठक का मन जो होता है ना वो भावुक हो उठता है। साथ ही रहीम ने वीर, विभत्स, अद्भुत और शांत रस का भी काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया है। उनके जो काव्य हैं उनके काव्यों में ना हमें काफ़ी ज़्यादा विविधता और गहराई और भी बढ़ जाती है जब हम वो उनके काव्य पढ़ते हैं तो। ठीक है, उनका जीवन जो था वो बहुत ही ज़्यादा अनुभव व्यापक था। ठीक है, उन्होंने पुराण, शास्त्र, प्रकृति, समाज हर पक्ष को गहराई से देखा और महसूस किया और यही कारण था कि रहीम का जो काव्य है वो आज भी भावनाओं को स्पर्श करता है और श्रृंगारिकता में मर्यादा और संवेदना का जो सुंदर उदाहरण है वो प्रस्तुत करता है। ठीक है, इसके बाद है प्रकृति। तो रहीम के काव्य में ना प्रकृति का बहुत सुंदर और भावपूर्ण वर्णन मिलता है हमें। उन्होंने ना पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ऋतुओं, बादल, पानी, चांद, चकोर, दादुल यानी कि मेंढक, मोर, कोयल, कौवा आदि प्राकृतिक चीज़ों को ना अपनी कविताओं में शामिल किया है और वे ना प्रकृति के माध्यम से ना नैतिक सीख और जीवन की सच्चाइयाँ बहुत सरल ढंग से समझाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो रहीम कहते हैं कि जैसे पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते वैसे ही अच्छे लोग दूसरों की भलाई के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। इसी तरह वे यह भी कहते हैं कि जैसे कुआर महीने में बादल बिना बरसे शोर करते हैं वैसे ही जो अमीर हुआ करते हैं निर्धन हो जाने पर केवल बातें ही नहीं बनाते। ठीक है, इसके अलावा फिर एक और उदाहरण है जहाँ पर वो ना कोए और कोयल की ना तुलना करते हैं और जब तक ये बोलते नहीं हैं एक जैसे लगते हैं। जो कौवा और कोयल है जब तक वो आवाज़ ना खोलें, ठीक है, जब तक वो बोले नहीं तब तक वो दोनों देखने में एक जैसे ही लगते हैं क्योंकि कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली ही होती है। ठीक है, तो देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन जब वो मुंह खोलते हैं तभी पता लगता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल। ठीक है, लेकिन वसंत ऋतु में उनकी आवाज़ से ही पहचान हो जाती है कि कौन कोयल है और कौन कौवा। तो इस तरह ना रहीम प्रकृति के छोटे छोटे उदाहरणों से बड़ी बातें सिखा देते हैं। इसलिए रहीम का जो प्रकृति वर्णन है वो केवल सौंदर्य के लिए नहीं है बल्कि संदेश देने और सीख देने के लिए भी किया गया था। उनकी शैली जो थी वो काफ़ी ज़्यादा सहज, मौलिक और अनुभव से भरी हुई है जो उन्हें एक विशेष और प्रिय कवि बनाती है। इसके बाद है अभिव्यक्ति कौशल। ठीक है, तो मनुष्य जो होता है वो अपनी बातों, भावनाओं और विचारों को ना दूसरों तक पहुंचाने के लिए जो तरीका अपनाता है उसे अभिव्यक्ति कौशल कहा जाता है। ठीक है, यह कौशल ना केवल इंसान की ज़रूरत है बल्कि उसकी खास पहचान भी होती है। ठीक है, जैसे इंसान अपने मन की बातें व्यक्त करता है वैसे ही साहित्य में भी जो लेखक या कवि है वो भी अपने विचारों, अनुभवों को ना शब्दों के ज़रिए व्यक्त करता है। ठीक है, जब मन के अंदर कुछ भाव बहुत तीव्र हो जाते हैं ना तो उन्हें बाहर लाना बहुत ज़रूरी हो जाता है और यही दबाव लेखक को कुछ रचने के लिए प्रेरित भी कर देता है। यह रचना कविता, कहानी, लेख या अन्य किसी रूप में भी हो सकती है। और अगर हम इस तरह देखें तो अभिव्यक्ति कौशल ही जो है साहित्य की आत्मा बन जाता है और जो लेखक को विशिष्ट बनाता है और पाठक के मन को छू जाता है। ठीक है,
इसके बाद अगला है काव्य भाषा तथा शैली। ठीक है, रहीम की भाषा और शैली उनकी ना काव्य प्रतिभा का ना बहुत ही प्रमुख हिस्सा रहा है। उन्होंने कई भाषाओं जैसे अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, भोजपुरी, राजस्थानी, अरबी, फारसी और संस्कृत शब्दों को मिलाकर ना एक सुंदर और सरल काव्य भाषा बनाई। उनकी भाषा में ना हमें मिठास, गंभीरता, सटीकता और लय का सुंदर मेल देखने को मिलता है और उनके दोहों में ब्रज भाषा का सहज सौंदर्य और प्रभावशाली अभिव्यक्ति दिखाई देती है। रहीम ने ना तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्दों को भी बड़ी सरलता से अपनाया और उन्हें कविता में भी घुला दिया। ठीक है, उन्होंने केवल भाषा ही नहीं बल्कि शैली के क्षेत्र में भी प्रयोग किए थे। उनकी शैली भाव, विषय और स्थिति के अनुसार जो है वो बदलती रहती है। कभी सरल हो जाती है, कभी गंभीर और कभी प्रतीकात्मक, कभी उपदेशात्मक। ठीक है, उन्होंने दृष्टांत शैली में पौराणिक उदाहरणों के जरिए गहरी बातें बहुत सहजता से कही हैं। साथ ही प्रतीक, प्रश्न, वर्णन और अलंकार शैली का भी जो है प्रभावी प्रयोग किया गया है उनके काव्य में। रहीम का जो शब्द चयन है ना वो बहुत ही ज़्यादा सटीक होता है और जब हम उनके दोहे पढ़ते हैं तो उसमें ना अर्थ अपने आप जो है वो खुलते चले जाते हैं। ठीक है, हमें इतना ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती कि इसका अर्थ क्या होगा समझने के लिए। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें छायावाद की जो कविताएं अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें ना हमें अर्थ सीधे सीधे समझ नहीं आता है उन कविताओं का क्या अर्थ होगा। लेकिन वहीं अगर हम रहीम की दोहों की बात करें तो जब हम उनके दोहे पढ़ते हैं तो हमें उसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम जब पढ़ते जाते हैं हमें वो समझ में आता रहता है कि वो क्या अर्थ है उस दोहे का। ठीक है, अब भाषा में ना प्रवाह बना रहता है और उनकी रचनाएं जो होती है वो लयबद्ध, संगीतात्मक और प्रभावशाली होती हैं। इसी कारण से ना रहीम ने ना केवल नीति के महान कवि हैं बल्कि भाषा और शैली के भी श्रेष्ठ कलाकार माने जाते हैं। इसके बाद है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो रहीम की काव्य शक्ति का एक खास पक्ष जो है वो उनके द्वारा मुहावरे और लोकोक्तियों का सुंदर प्रयोग है। उन्होंने ना अपनी भाषा को जीवंत, सजीव और प्रभावशाली बनाने के लिए लोक में प्रचलित जो मुहावरे और कहावत होती थी उनका काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया। ठीक है, उनकी भाषा में ना हमें सहजता और सटीकता दोनों ही देखने को मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं मुहावरे और लोकोक्तियों के कि बली बली जाना, कसौटी कसना, दांत दिखाना, ठीक है, और नाक घिसना। तो अगर आप ये देखेंगे तो इन कई ये जो मुहावरे हैं वो उनके दोहों में ना हमें स्वाभाविक रूप से ही देखने को मिल जाते हैं जो शामिल किए गए हैं। और उन्होंने ना इनका प्रयोग भाव, संदर्भ और विषय के अनुसार इस तरह किया है कि बात सीधी दिल में उतर जाती है। रहीम की कल्पना शक्ति, अनुभव और व्यंजना शक्ति ने ना इन मुहावरों को प्रभावशाली बना दिया। इसलिए उनके दोहे केवल सुंदर नहीं बल्कि गहरे अर्थ से भरपूर होते हैं और जनमानस में ना सीधे उतर जाते हैं। यही विशेषता जो है उन्हें अन्य कवियों से अलग और बेजोड़ बनाती है। इसके बाद है कल्पना, ध्वनि और शब्द शक्ति। ठीक है, तो रहीम के काव्य की सुंदरता और प्रभाव उनकी कल्पना शक्ति, ध्वनि और शब्द प्रयोग में छिपी हुई है। ठीक है, वे आम जीवन की जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं को ना गहरी कल्पना से जोड़कर नीति और जीवन का पाठ सिखा देते हैं। ठीक है, उनकी कल्पना कठिन बातों को भी सरल बना देती है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण है, दीपक की जो लौ होती है वो अंधकार को खा जाती है और कालीमा उगलती है। ठीक है, ये ना बादल यहाँ अगर हम देखें तो तो बादल सागर का बेटा है, इसीलिए उसका रंग जो होता है वो काला होता है। ठीक है, अब ध्वनि यानी शब्दों के पीछे छुपा भाव है। ठीक है, ध्वनि जो होता है वो शब्दों के पीछे एक छिपा हुआ भाव होता है। उनके दोहों में ना बहुत गहराई से झलकता है जो, और वे ना कुछ शब्दों में ही बहुत बड़ा संदेश दे जाते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए में इज्जत, चमक और जीवन का प्रतीक जो है वो पानी है और वो क्या है एक साथ आ जाता है। ठीक है, अब शब्द शक्ति के ना तीनों रूप जो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, वे तीनों ही रूप जो हैं उनके काव्य में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, वे सीधे साधे शब्दों में भी ना गहरी बातें कहते हैं और उनका जो भाषा प्रयोग है वो काफ़ी ज़्यादा नपातुला और असरदार होता है। अगर हम देखें इस तरह तो रहीम की जो कल्पना, ध्वनि और शब्द शक्ति है उन्होंने ना उनके दोहों को सरल, गूढ़ और प्रभावशाली बना दिया है, जिससे वे आज भी लोगों के मन में बसे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है अलंकार और छंद। तो रहीम के काव्य में अलंकार और छंद का बहुत सुंदर और स्वाभाविक प्रयोग जो है वो हुआ है। वे शब्द अलंकार जैसे कि अनुप्रास, यमक, श्लेष और अर्थ अलंकार अगर हम देखें तो जो उसमें आते हैं दृष्टांत, उपमा, उदाहरण, रूपक आदि का ना कुशल प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो उदाहरण है रहीमन पानी राखिए में जो पानी है उसके उस शब्द के ना तीन अर्थ हैं, जल, मान और चमक, जो श्लेष अलंकार कहलाता है। ठीक है, यहाँ पानी के हमें तीन रूप देखने को, तीन अर्थ देखने को मिलते हैं। तो जहाँ पर एक ही शब्द के तीन से ज़्यादा अर्थ अगर हमें देखने को मिलते हैं ना तो वो क्या होता है, तीनों ही अर्थ अलग अलग हो तो वो श्लेष अलंकार के अंदर आता है। ठीक है, अब इसके बाद दृष्टांत अलंकार जो थी वो उनकी विशेषता रही है, जहाँ वे ना पहले एक कथन और फिर उसके समर्थन में उदाहरण दे देते हैं। ठीक है, फाटे दूध को माथे ना माखन होए। ठीक है,
तो उपमा अलंकार में भी उनके दोहों में ना खूब है, जैसे कि धरती की सी रीति है आदि। ये उदाहरण है इनके उपमा अलंकार के या दृष्टांत अलंकार के, ठीक है। अब अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से ना रहीम काफ़ी गहरे भावों को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। जैसे यहाँ पर एक और उदाहरण दिया है, अब दादुर वक्ता भये हमको पूछत कौन, ठीक है। इसके बाद छंद योजना में भी रहीम जो थे वो काफ़ी ज़्यादा निपुण थे। उन्होंने ना केवल दोहा, सोठा, सवैया आदि छंदों का प्रयोग किया, बल्कि बरवे नामक एक नया छंद भी बनाया था, ठीक है। बरवे में उन्होंने नायिका भेद जैसे विषयों को ना काफ़ी सरलता से प्रस्तुत किया है, जिसमें वे नायिका की सुंदरता के बारे में और उनके जो बाहरी जो सुंदरता होती है उसका वर्णन करते हैं उसमें, ठीक है। तो इस प्रकार ना रहीम ने छंद और अलंकारों की सहायता से अगर हम देखें तो अपने काव्य को काफ़ी ज़्यादा सरल, सुंदर और प्रभावशाली बना दिया, ठीक है, जिससे वह सीधे लोगों के मन तक पहुंचता है। इसके बाद अगला है 9.8 आदान प्रदान। तो रहीम के काव्य पर अनेक स्रोतों का प्रभाव रहा, ठीक है, और उनके काव्य ने भी कई कवियों को भी प्रभावित किया था। सबसे पहले अगर हम देखें तो संस्कृत के नीति काव्य, विशेषकर भर्तृहरि, चाणक्य नीति, पंचतंत्र, विदुर नीति, रामायण का और पुराणों का जो प्रभाव है वो रहीम पर हमें साफ साफ देखने को मिलता है। उनके कई दोहे ऐसे लगते हैं जैसे संस्कृत श्लोकों का सरल हिंदी रूप हो, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो कबीर, सूरदास और तुलसीदास जैसे मध्यकालीन कवियों का भी रहीम पर काफ़ी गहरा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तुलसी और रहीम जो थे वो समकालीन कवि थे, वो एक ही समय के कवि रहे हैं दोनों, और दोनों के बीच ना पत्र व्यवहार और भाव साम्य भी दिखाई हमें देता है। तुलसी का जो बरवे है और बरवे रामायण और रहीम के बरवे में छंद इसकी मिसाल हमें है, ठीक है। जो तुलसीदास का जो रामायण है उसमें भी हमें बरवे देखने का मिलता है, बरवे छंद देखने को मिलता है, और रहीम के में भी जो काव्य है उसमें भी हमें बरवे छंद देखने को मिलता है, ठीक है। अब उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो दोनों के दोहे जो हैं कोयल, दादुर वाले विषयों पर लगभग समान हैं। दोनों ने ना जन भाषा यानी कि जो ब्रज और अवधी भाषा थी उसमें जो काव्य है वो लिखा है। राम भक्ति और नीति को अपने काव्य का केंद्र भी बनाया दोनों ने। तो इन सभी को देखकर हम कहते हैं कि जो तुलसीदास और ये रहीम थे वो दोनों ना एक ही समय काल के कवि रहे हैं, समकालीन कवि थे वो दोनों, ठीक है। अब रहीम के काव्य का प्रभाव जो था वो आगे चलकर जो व्यास हैं, रसखान हैं, बिहारी, मतीराम, वृंद, गिरिधर जैसे जो कवि थे उन पर भी पढ़ा था, ठीक है। रहीम की जो भाषा की सरलता है, शब्दों की सजावट है और उनकी नीति संवेदनशीलता ने ना बाद के जो कई रचनाकार थे उनको भी प्रेरित किया। और अगर हम देखें तो इस तरह ना रहीम ने ना जहाँ पहले के ग्रंथों और कवियों को से ज्ञान लिया, वहीं उन्होंने बाद की पीढ़ी को ना अपने काव्य और शैली और भाव से गहराई तक प्रभावित भी किया था, ठीक है। अब इसमें ये लास्ट में है मूल्यांकन। तो रहीम का क्या मूल्यांकन किस तरह से करते हैं हम वो देखेंगे। तो रहीम जो थे वो एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि रहे हैं। उनके काव्य में हमें भावों की गहराई और भाषा की जो सुंदरता है दोनों जो है देखने को मिलती है, ठीक है। उन्होंने नीति, भक्ति, श्रृंगार, प्रकृति और अध्यात्म जैसे विषयों पर गहरी अनुभूति के साथ रचना की है। रहीम ने संस्कृत साहित्य की परंपरा को अपनाते हुए अपनी कल्पना और संवेदना से उसे और भी ज़्यादा नया और प्रभावशाली बना दिया था, ठीक है। अब उनकी जो मौलिक सोच है, स्पष्ट शैली और नैतिक मूल्यों पर आधारित जो दृष्टिकोण है उसने ना उन्हें एक अलग पहचान दी। और उन्होंने ना भले ही अन्य कवियों से प्रेरणा ली थी काव्य लिखते समय, ठीक है, लेकिन अपनी विशिष्टता और सादगी के कारण ना वे भी दूसरों के लिए प्रेरणा बन गए थे। अब जैसे कि मतीराम है, रसखान है, बिहारी हैं, ये जो कवि हैं इन पर भी उनका जो प्रभाव है, रहीम का जो प्रभाव है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब रहीम की जो सरल लेकिन गहरी जो भाषा है और अभिव्यक्ति की जो कुशलता ने ना उनके काव्य को जन जन तक पहुँचाया। उनकी कविता ने ना केवल सुंदर है, ठीक है, बल्कि विचारों और मूल्यों से भी भरी हुई है, जो उन्हें हिंदी काव्य परंपरा का एक अनमोल रत्न बनाती है। तो यहाँ पर जो हमारी ये वाली यूनिट है ये भी कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होता है, कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करो। बाय बाय।